the most merciful and mighty. In the previous lecture, we discussed about enzymes, and today our lecture is about bioenergetics. Previous lecture में हमने enzymes को डिस्कस किया और इस चैप्टर में हमने मुख्तलिफ ई टाइम डिकेट के हवाले से जितने भी MCQs थे इसको हमने डिस्कस किया था। और आज के इस लेक्चर में हम बायोएनर्जेटिक्स को डिस्कस करेंगे और इसमें हम डिफरेंट MCQs पर ई टाइम डिकेट जितने भी MCQs आ जाते हैं ई टाइम डिकेट बायोलॉजी के पोर्शन यानी बायोएनर्जेटिक्स से इसको भी हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं कि बायोएनर्जेटिक्स हमारे पास क्या चीज़ है और इसका रोल क्या है। बायो मीन लाइफ एंड एनर्जेटिक्स मीन एनर्जी मीन्स जिसमें हम यानी लाइफ और एनर्जी इसमें हम दो एस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि ज़िंदगी और एनर्जी का आपस में रिलेशनशिप क्या है। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी एंड लाइफ and how the energy is transferred from the living organism to the environment and the environment to the living organism. These are last aspects we will discuss in this lecture. सबसे पहले बायोएनर्जेटिक्स के डिफिनीशन को डिस्कस करते हैं कि बायोएनर्जेटिक्स का डिफिनीशन हमारे पास क्या है। डिफिनीशन ऑफ बायोएनर्जेटिक्स डिफिनीशन में बेसिकली हम इसके एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which we study energy ट्रांसफॉर्मेशन यानी बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं यानी बॉडी और एनवायरनमेंट के बिटवीन जो एनर्जी ट्रांसफ़र होता है इस एनर्जी को डिस्कस करने के लिए हम बायोएनर्जेटिक्स को डिस्कस करेंगे कि ये एनर्जी किस तरह लिविंग बॉडी में और एनवायरनमेंट के दरमियान ये एक्सचेंज होता है। इसको हम डिस्कस करते हैं कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी किस तरह दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज होता है। इट इज कॉल्ड बायोएनर्जेटिक्स। बायोएनर्जेटिक्स में बेसिकली हम मेटाबॉलिज्म को भी डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, ऑल द केमिकल रिएक्शंस व्हिच अकर इनसाइड ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी रिएक्शंस होता है केमिकल रिएक्शंस इसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, फर्स्ट इज एनाबॉलिज्म एंड द सेकंड इज कैटाबॉलिज्म। In the anabolism, basically the energy is stored, and the catabolism, the energy is released. The best example of anabolism is photosynthesis, which is the MCQ of E-time decade, and the best example of the catabolism is respiration. It's also MCQs for E-time decade. You must remember these two MCQs in the introduction of bioenergetics. कैटाबॉलिज्म में बेसिकली हमारे पास लार्ज मालिक्यूल टूट जाता है और स्मॉल मालिक्यूल बनता है और इसके रिजल्ट में हमारे पास एनर्जी रिलीज होता है और इसको हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में बेसिकली हमारे पास स्मॉल मालिक्यूल कंबाइन हो जाता है और एक लार्ज मालिक्यूल बनाता है और इसको हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। और इन दिस रिएक्शन द एनर्जी इज बेसिकली स्टोर्ड लाइक फोटोसिंथेसिस। तो ये हमारे पास इंट्रोडक्शन था बायोएनर्जेटिक्स का और फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है फोटोसिंथेसिस। What is photosynthesis? What is the role of photosynthesis? And what is the function of photosynthesis in daily life? इसको डिस्कस करते हैं और इसमें हम मुख्तलिफ MCQs को भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फोटोसिंथेसिस हमारे पास क्या चीज़ है इसको डिस्कस करते हैं। फोटोसिंथेसिस, What is photosynthesis? बेसिकली हमारे पास फोटो मीन लाइट and synthesis mean to prepare. Synthesis means what? To prepare. यानी लाइट की मौजूदगी में जब हमारे पास प्लांट्स अपने फूड तैयार करते हैं तो इस रिएक्शन को इस केमिकल फिनोमेना इस केमिकल प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। A process in which the carbon dioxide and water combine to form glucose in the presence of sunlight and chlorophyll. This is called photosynthesis. What is photosynthesis? The process in which main reaction हम लिखते हैं क्योंकि ई टाइम डिकेट में वो आपसे डिफिनीशन नहीं पूछते, वो आपसे MCQs पूछते हैं।
वो आपसे फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन नहीं पूछते कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। वो फोटोसिंथेसिस के अंदर आपसे कॉम्प्लिकेटेड एमसीक्यूज जो है वो पूछते हैं। तो हम डेफिनेशन पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, हम बेसिकली कंसेप्ट के ऊपर जो है फोकस करेंगे। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जब कंबाइन होता है तो इसके रिजल्ट में हमारे पास C6H12O6 यानी ग्लूकोज बनता है और इसके साथ ऑक्सीजन भी बनता है। और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, इसमें हमारे पास वाटर है नॉट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब कंबाइन हो जाता है तो ये ग्लूकोज बनाता है और ग्लूकोज के मौजूदगी में 6CO2 होता है और 12H2O जब कंबाइन हो जाते हैं तो हमारे पास इस तरह के मॉलिक्यूल्स बनता है। और इस रिजल्ट में हमारे पास सनलाइट भी होता है। There is no sunlight, there is no photosynthesis. There is no chlorophyll, there is no photosynthesis. क्लोरोफिल भी हमारे पास इसमें मौजूद होता है, यानी सनलाइट और क्लोरोफिल के मौजूदगी में ये तमाम प्रोसेस होता है। सनलाइट और क्लोरोफिल्स इसके मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन हो जाता है और इस रिजल्ट में ग्लूकोज और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनता है। विच वन इज द रिएक्टेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस? और फिर इस तरह के पूछता है। तो ये हमारे पास दो चीज़ें हैं, फर्स्ट हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा हमारे पास वाटर। दीज आर द रिएक्टेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज रिएक्टेंट? ये हमारे पास रिएक्टेंट है और ये हमारे पास क्या है? These two are the products of photosynthesis. Products of photosynthesis. ये भी अपने MCQs के लिए याद करना है। आपसे इस तरह के MCQs पूछता है कि which one is the reactant in photosynthesis? Your answer is carbon dioxide and water. And which one is the product in the photosynthesis? So glucose and oxygen is the product of photosynthesis. लेकिन ये रिएक्शन इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है। ये मुख्तलिफ स्टेप्स से पास होता है और फिर ये रिएक्शन नहीं होता है, फिर ये रिएक्शन होता है। इसलिए नहीं होता है कि बस हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन हो जाता है और ग्लूकोज बनता है और इसके रिजल्ट में एक 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी बनता है। ये सारा नहीं होता है। और ये बेसिकली हमारे पास ओनली इन द प्लांट सेल्स द फोटोसिंथेसिस अकर। इन द एनिमल सेल फोटोसिंथेसिस नॉट अकर। इट्स आल्सो एमसीक्यू। आपसे इस तरह के एमसीक्यूज पूछता है कि in animal photosynthesis agar or not? Your answer is no, because for the photosynthesis chlorophyll is needed. photosynthesis के लिए हमारे पास chlorophyll ज़रूरी है और animal cells के अंदर chlorophyll मौजूद नहीं है। That's why there is no photosynthesis occur inside in the animal cell. Photosynthesis only occur in the plant cell. Where there is chlorophyll, there is photosynthesis. Where there is no chlorophyll, there is no photosynthesis. It is simplest कंसेप्ट अबाउट फोटोसिंथेसिस। ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन हो जाता है और प्रोडक्ट्स बनता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ये हमारे पास बेसिकली ये गैस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है और ये एक एनर्जी रिच मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन भी बनता है। तो बेसिकली हमारे पास एक फोटोसिंथेसिस जो कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है और इस प्रोसेस के जरिए से प्लांट्स अपना फूड जो है प्रिपेयर करता है। There is no life possible if photosynthesis stop on the earth. अगर हमारे पास फोटोसिंथेसिस स्टॉप होता है तो फिर जिंदगी यानी लाइफ इस अर्थ पर ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि जितने भी एनिमल्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है इस वर्ल्ड के अंदर ये टोटली फोटोसिंथेसिस पर डिपेंड करता है, क्योंकि प्लांट्स इज द प्रोड्यूसर्स ऑफ द अर्थ। और जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं करते तो फूड तैयार नहीं होता है और जब फूड तैयार नहीं होता है तो फिर जिंदगी जो है ये इम्पॉसिबल होता है अर्थ पर। दैट्स व्हाई फोटोसिंथेसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेली लाइफ। डेली लाइफ के लिए फोटोसिंथेसिस इंतहाई एक अहम स्टेप है। तो बेसिकली हमारे पास सिंपलेस्ट डेफिनेशन इसका किया है, a biological process in which the carbon dioxide and water combine in the presence of sunlight and chlorophyll to form glucose molecule, and in the result oxygen is also prepared. Next topic हमारे पास है कि सनलाइट का क्लोरोफिल में किया फोटोसिंथेसिस में सनलाइट का रोल किया है। रोल ऑफ सनलाइट इन फोटोसिंथेसिस। रोल ऑफ व्हाट? सनलाइट
Role of sunlight in photosynthesis. फोटोसिंथेसिस यानी फोटोसिंथेसिस में सनलाइट का क्या रोल है? When there is no sunlight, there is no photosynthesis. अगर सनलाइट नहीं है तो फिर हमारे पास क्या होगा? फिर हमारे पास फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। और सनलाइट बेसिकली हमारे पास इसके लिए 760 नैनोमीटर ये हमारे पास एक वेवलेंथ है। ये फोटोसिंथेसिस के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट है। और इसके लिए कैरोटीनॉइड्स के लिए 500 नैनोमीटर वेवलेंथ इंतहाई ज़रूरी है। वही आप एमसीक्यूज़ के लिए याद करना है। अल्ट्रावायलेट रेस पर बेसिकली फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन ये इस जो क्लोरोफिल है और जो भी केमिकल है इसको डिस्ट्रॉय करते हैं, क्योंकि शार्प वेवलेंथ हमारे पास क्या होता है? इट इज़ मोर एनर्जेटिक। इसको हम आपने प्लस में पढ़ा होगा कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का आपस में रिलेशनशिप क्या है। अगर वेवलेंथ कम है तो इसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होता है, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो इसका वेवलेंथ हमारे पास कम होता है। तो शॉर्ट वेवलेंथ आर मोर एनर्जेटिक। अगर हम गामा रेस पर फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ये इंतहाई हार्मफुल होगा। अगर हम अल्ट्रावायलेट रेस पर करेंगे तो ये भी हार्मफुल होगा। अगर हम इंफ्रारेड पर करेंगे तो इंफ्रारेड हमारे पास बहुत ज़्यादा कम है, इस पर नहीं होता है। इसके लिए कौन से वेवलेंथ दरकार है? इसके लिए विजिबल लाइट दरकार है। विजिबल लाइट हमारे पास क्या है? विजिबल लाइट इज रिक्वायर्ड। Visible light is required for photosynthesis in the sunlight. Visible light हमारे पास इसका रेंज है 360 to 760 नैनोमीटर। और बेसिकली इसके लिए अल्ट्रावायलेट रेस पर ये हार्मफुल होगा और इंफ्रारेड पर ये नहीं होता है। तो आपने ये एमसीक्यूज़ के लिए याद करना है कि फोटोसिंथेसिस के लिए विजिबल लाइट की ज़रूरत होती है। देयर इज़ नो photosynthesis occur in the presence of infrared radiation. अगर इंफ्रारेड होगा तो ये हमारे पास बहुत ज़्यादा कम है, इस पर नहीं होता है। और इसके अलावा अल्ट्रावायलेट इंतहाई क्या है? इंतहाई हार्मफुल है। ये फोटो ये सनलाइट ये क्लोरोफिल को क्या करता है? इसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद करना है। बेसिकली हमारे पास अर्थ पर 40% सनलाइट से आता है। लाइट 40% लाइट हमारे पास सनलाइट से डायरेक्टली अर्थ तक आ जाता है। इसमें सिर्फ 1% एनर्जी जो है 1% एनर्जी इज यूज्ड इन व्हाट? इन फोटोसिंथेसिस। आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद करना है। ओनली 1% इज यूज्ड इन व्हाट? ओनली 1% एनर्जी इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में सिर्फ और सिर्फ 1% एनर्जी यूज होता है। ये भी आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद करना है। तो हमारे पास सिंपली रोल ऑफ सनलाइट तक फोटोसिंथेसिस में। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कि रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और रोल ऑफ वाटर क्या है। रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और रोल ऑफ वाटर। रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। Carbon dioxide is also very important for photosynthesis. Without carbon dioxide, the photosynthesis does not occur. Very important for what? For photosynthesis. Very important for what? For photosynthesis. Photosynthesis के लिए carbon dioxide also very important. When there is no carbon dioxide, there is no photosynthesis. In simple हमारे पास when there is no carbon dioxide, when there is no carbon dioxide, there is no photosynthesis. Here is no photosynthesis आता है। ये हमारे पास सिंपली कार्बन डाइऑक्साइड का रोल है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड अगर ना होगा तो फिर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। रोल ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस। वाटर का क्या रोल है फोटोसिंथेसिस में? रोल ऑफ व्हाट? वाटर इन फोटोसिंथेसिस।
water is also very important for photosynthesis. When there is no water, there is no photosynthesis occur. और previous में हमारे पास 1930 में एक concept आया था, 1930 में इसने कहा था कि products में जो ऑक्सीजन आ जाता है ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से आ जाता है. ऑक्सीजन from what? From carbon dioxide. But this concept is totally wrong. 1937 में फिर एक साइंटिस्ट आया था 1937 में, और इसने ये वाज़ेह किया था कि ऑक्सीजन जो प्रोडक्ट्स में आ जाता है ये वाटर की वजह से आ जाता है. ऑक्सीजन इज फ्रॉम व्हाट? इज फ्रॉम H2O, not from carbon dioxide. तो 1930 में एक कंसेप्ट था कि ऑक्सीजन हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड से आ जाता है, और 1937 में ये कंसेप्ट हो गया कि not from carbon dioxide but from what? But from water. And this concept is totally correct. This concept is totally what? This concept is wrong and this concept is totally correct. और ये हमारे पास वाटर का जो रोल था फोटोसिंथेसिस में, इसमें फिर हमारे पास मुख्तलिफ आइसोटोप्स इसने यूज़ किया है कि O16 और O18, लेकिन इसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि बस MCQs के लिए इतना काफ़ी है कि वाटर का रोल किया है और 1930 में कौन सा कंसेप्ट यूज़ हुआ था, 1937 में कौन सा कंसेप्ट यूज़ हुआ था, बस आपने सिर्फ इसको याद करना है. फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज द नेक्स्ट टॉपिक. फोटोसिंथेटिक व्हाट पिगमेंट्स? Photosynthetic what pigments? Photosynthetic pigments यानी pigments mean colors, और photosynthesis के लिए कौन से colors और कौन से pigments required है तो इसको डिस्कस करते हैं. इसके लिए क्लोरोफिल है. क्लोरोफिल is also a photosynthetic pigment. क्लोरोफिल के साथ कैरोटीनॉइड्स है, और कैरोटीनॉइड्स के साथ हमारे पास क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, क्लोरोफिल सी है, क्लोरोफिल डी एंड सो ऑन. क्लोरोफिल ए इज ओनली प्रेजेंट इन द हायर प्लांट्स. सिर्फ और सिर्फ हायर प्लांट्स में क्लोरोफिल ए होगा. क्लोरोफिल बी और क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, और लास्ट में हमारे पास किया है बैक्टीरियो क्लोरोफिल. बैक्टीरियो व्हाट? क्लोरोफिल. Bacterial chlorophyll is basically present in what? In bacteria. बैक्टीरिया में बेसिकली हमारे पास बैक्टीरियल क्लोरोफिल होगा. और कैरोटीनॉइड्स बेसिकली पोर कलर का एक मजमूआ है जिसमें हमारे पास येलो है, ऑरेंज है, रेड है और ब्राउन है. ये पोर कलर्स का एक पिगमेंट है कैरोटीनॉइड्स. और ये हमारे पास ये कोई भी लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता है, और इसका मेन रोल ये है कि एक क्लोरोफिल को इंटेंस लाइट से किया करता है, प्रोटेक्ट करता है. और इसके अलावा और भी इसका बहुत ज़्यादा रोल है, लेकिन इसको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि किस तरह कैरोटीनॉइड्स का रोल है. आपने MCQs के लिए याद करना है कि कैरोटीनॉइड्स में हमारे पास कितने कलर है? 4. येलो है, ऑरेंज है, रेड है और ब्राउन है. यानी 4 कलर इज प्रेजेंट इन द कैरोटीनॉइड्स. Yellow, orange, red and brown color is present in what? In carotenoid. ये हमारे पास photosynthetic pigments. photosynthetic pigment basically हमारे पास कलर है क्लोरोफिल. कैरोटीनॉइड क्लोरोफिल बेसिकली हमारे पास इसमें हमारे पास इनवॉल्व है. इसके अलावा स्ट्रूमा है, ग्रेना है. ग्रेना में बेसिकली हमारे पास लाइट रिएक्शन होगा, और स्ट्रूमा में बेसिकली हमारे पास डार्क रिएक्शन होगा. ये भी आपने MCQs के लिए याद करना है कि in the grana of the chloroplast light reaction occur, in the stroma of the chloroplast dark reaction are basically occur. तो ये हमारे पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स. मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस किया है. फोटोसिंथेसिस किस तरह होता है इस मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं. एंड दिस मैकेनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इट इंडिकेट MCQ. मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस किस तरह होता है इसको डिस्कस करते हैं. Mechanism of photosynthesis.
mechanism of photosynthesis basically two mechanisms है, two mechanism। एक हमारे पास है लाइट रिएक्शन और दूसरा है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन और दूसरा हमारे पास किया है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन बेसिकली हमारे पास वो रिएक्शन जो लाइट के मौजूदगी में होता है, इसको हम कहते हैं लाइट रिएक्शन। देयर इज नो लाइट, देयर इज नो लाइट रिएक्शन अगर। डार्क रिएक्शन बेसिकली हमारे पास अगर लाइट है और अगर नहीं है तो ये होगा, यानी इसके लिए लाइट की ज़रूरत नहीं है। डार्क का मतलब ये नहीं है कि ये नाइट टाइम में होगा, नो। व्हेन देयर इज लाइट एंड नो लाइट द डार्क रिएक्शन इज बेसिकली अगर। डार्क रिएक्शन बेसिकली हमारे पास इस अगर लाइट है और अगर लाइट नहीं है तो डार्क रिएक्शन क्या होगा, ये होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लाइट रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। इसके टू पेजेस है, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट और साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। दो मैकेनिज्म है और दो मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं फॉर लाइट रिएक्शन। नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले हम फोटोसिस्टम को डिस्कस करते हैं कि फोटोसिस्टम हमारे पास क्या है, फिर हमारे लिए इजीली होगा लाइट रिएक्शन। व्हाट इज फोटोसिस्टम? फोटो व्हाट सिस्टम? There are basically two photosystems. Photo mean light and system mean systems. यानी लाइट का जो सिस्टम है, लाइट को किस तरह एब्जॉर्ब करता है, तो ये हमारे पास बेसिकली कितने हैं, टू टाइप्स। एक हमारे पास है फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 1, और दूसरा हमारे पास क्या है, फोटोसिस्टम 2। फोटोसिस्टम 1 बेसिकली 7 नैनोमीटर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा और फोटोसिस्टम 2 बेसिकली 680 नैनोमीटर के वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा। फोटोसिस्टम में बेसिकली हमारे पास टू अदर जो है पार्ट्स है, एक है एंटेना कॉम्प्लेक्स, एंटीना कॉम्प्लेक्स, और दूसरा हमारे पास है रिएक्शन सेंटर, रिएक्शन सेंटर, एंड द सेकंड वन एंटेना कॉम्प्लेक्स एंड रिएक्शन सेंटर। एंटेना कॉम्प्लेक्स में बेसिकली हमारे पास किया है, तो इसको डिस्कस करते हैं कि हमारे पास इसके अंदर किया है और इसके अलावा अदर्स जो कि रिएक्शन सेंटर है, इस रिएक्शन सेंटर के अंदर हमारे पास किया है, तो इसको डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल फोटोसिस्टम है क्या चीज़। क्लोरोफिल ए इन द रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटोसिस्टम 1 कैन अब्सॉर्ब मैक्सिमम ऑफ वेवलेंथ, यानी इसमें हमारे पास क्लोरोफिल ए होगा बेसिकली फोटोसिस्टम 1 में, इसमें क्लोरोफिल बी है, एंटेना कॉम्प्लेक्स और रिएक्शन सेंटर। एंटेना कॉम्प्लेक्स में क्लोरोफिल बी और रिएक्शन सेंटर में कैरोटीनॉइड्स, और कैरोटीनॉइड के साथ साथ जो कि इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है, ये भी इस रिएक्शन सेंटर के अंदर मौजूद है। तो फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 बेसिकली नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को डिस्कस करते हैं कि नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट किया है। नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, इस नेम से इसका इंडिकेशन ये है कि नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, इसमें जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है ये साइकिल में दोबारा रिपीट नहीं होता है, यानी एक साइकिल में ये इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आ जाता है और इस साइकिल के अगेंस्ट चला जाता है, इसको हम कहते हैं नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। और इसमें बेसिकली हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल टू फोटोसिस्टम इन्वॉल्व होगा, टू फोटोसिस्टम इज इन्वॉल्व। एक एमसीक्यू ये है कि इसमें टू फोटोसिस्टम इन्वॉल्व है। इनसाइड ऑफ द नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हियर इज टू फोटोसिस्टम इन्वॉल्व, और इसका मैकेनिज्म क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स, जब लाइट हमारे पास फोटोसिस्टम 2 पर आ जाता है, फोटोसिस्टम 2, ये इसको हम डायग्राम से वाज़ह करेंगे कि किस तरह। हमारे पास सनलाइट है और सनलाइट जब आ जाता है फोटोसिस्टम विच वन पर, हमारे पास बेसिकली फोटोसिस्टम 2 है, इस पर जब हमारे पास लाइट आ जाता है
तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन किया हो जाता है, इजेक्ट होता है। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। ये आपने एमसीक्यू उसके लिए याद करना है, कितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है? 2 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। और ये 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास किया हो जाता है, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन कैरियर इसको गेन करेगा? तो इसको डिस्कस करते हैं कि किस तरह हमारे पास नॉन साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन जो है एक इलेक्ट्रॉन कैरियर से दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर तक आ जाता है। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये एमसीक्यूज के लिए इंतहाई अहम है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है ये रिसीव करेगा प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोक्विनोन बेसिकली हमारे पास क्या करेगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। फिर हमारे पास साइटोक्रोम बी है, साइटोक्रोम बी। फिर हमारे पास है साइटोक्रोम एफ, साइटोक्रोम व्हाट? एफ। और फिर हमारे पास है प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टो व्हाट? प्लास्टोसाइनिन। और फिर हमारे पास क्या है? फिर हमारे पास है फोटोसिस्टम 1। फोटोसिस्टम 1 प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा और फोटोसिस्टम 1 से फिर इलेक्ट्रॉन जो है पैराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, ये भी एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये इससे इलेक्ट्रॉन लेगा और फिर हमारे पास NADP ये इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा और NADPH2 बन जाता है, NADPH2 बन जाता है इस रिएक्शन में। इस हमारे पास नॉन साइक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है कि फिर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सनलाइट आ जाएगा फोटोसिस्टम 2 पर और फोटोसिस्टम 2 से बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास प्लास्टोक्विनोन रिसीव करेगा, प्लास्टोक्विनोन से फिर साइटोक्रोम बी ये रिसीव करेगा और साइटोक्रोम बी से फिर साइटोक्रोम एफ और साइटोक्रोम एफ से फिर प्लास्टोसाइनिन और प्लास्टोसाइनिन से फिर हमारे पास फोटोसिस्टम 1 इस इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा। फोटोसिस्टम 1 के बाद पैराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस इसको रिसीव करेगा और फिर NADP और NADP के बाद NADPH2। यानी इस रिएक्शन में ही जब ये जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ था ये दोबारा एक साइकिल में जो है वापस रिपीट नहीं हो गया, लेकिन NADPH2 ने इसको रिसीव किया, तो इसलिए इसको हम कहते हैं नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। इसमें हमारे पास एक ATP बन जाता है। इस स्टेप में हमारे पास क्या बन जाता है? ATP फॉर्मेशन। इसमें एक हाई एनर्जी A2 इलेक्ट्रॉन, एक जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी व्हाट? रिलीज्ड। इसमें एनर्जी रिलीज होगा और इस एनर्जी रिलीज के रिजल्ट में हमारे पास ATP बन जाता है। सो द प्रोडक्ट ऑफ नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इज ATP एंड NADPH2। एक हमारे पास ATP और दूसरा हमारे पास क्या चीज? NADPH2। आपने MCQ के लिए याद करना है कि द प्रोडक्ट ऑफ द नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इज ATP and NADPH2, and in which step the ATP is produced? Your answer is in the middle of the cytochrome B and cytochrome F, the energy is much released। और फोटोसिस्टम 2 से जो इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट हो गया था ये हमारे पास फोटोलाइसिस यानी फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, इसमें हमारे पास इस रीजन में वाटर का स्प्लिटिंग होगा और वाटर के स्प्लिटिंग के जरिए से 2 इलेक्ट्रॉन ये किया होगा इस सिस्टम में आ जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। इससे जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है तो बेसिकली इसका ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एट व्हाट? इलेक्ट्रॉन जब रिलीज होगा तो ये ऑक्सीडेशन होगा। फोटोसिस्टम 2 का ऑक्सीडेशन हो जाता है और प्लास्टोक्विनोन का रिडक्शन होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करता है। इन द नेक्स्ट स्टेप प्लास्टोक्विनोन इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो इसका ऑक्सीडेशन और इसका रिडक्शन, फिर इसका ऑक्सीडेशन, इसका रिडक्शन, इसका ऑक्सीडेशन, फिर इसका रिडक्शन और फिर इसका ऑक्सीडेशन, इसका रिडक्शन। यानी इसमें हमारे पास स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा। यानी नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट
when the electron is removed from the first electron carrier, it is oxidized and the other is reduced. फिर ये ऑक्सीडाइज होगा और अदर रिड्यूस होगा और ये स्टेप कंटिन्यूस होगा और बेसिकली लास्ट में हमारे पास NADPH यानी NADP ये हाइड्रोजन को यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन को ये गेन करेगा, इसका रिडक्शन होगा और इसका ऑक्सीडेशन होगा और फोटोसिस्टम 1 भी स्टेबल होगा, फोटोसिस्टम 2 भी स्टेबल होगा और इसके रिजल्ट में हमारे पास ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और NADPH2 ये 2 सब्सटेंस बन जाता है which is the product of non-cyclic electron transport. non-cyclic electron transport में MCQs हम डिस्कस करते हैं कि इसमें 2 photosystem involved. First MCQ. Second MCQ is that photosystem 2 से फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इलेक्ट्रॉन किया होगा इजेक्ट होगा और ये इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा, तो आपका आंसर होगा +2 quinone, which is most important MCQ in the eta indicate. +2 quinone बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन कैच करेगा और साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम एफ इस स्टेप में हमारे पास किया होगा ATP प्रोड्यूस होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इस स्टेप में किया होगा प्रोड्यूस होगा। फोटोसिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा, योर आंसर इज पैराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस और पैराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस से फिर ये इलेक्ट्रॉन कौन रिसीव करेगा, योर आंसर इज NADP यानी NADPH2 ये बन जाता है। तो ये हमारे पास नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट और इससे MCQs ये आ जाता है कि प्रोडक्ट किया है ATP किस साइड पर बन जाता है और फोटोसिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन कौन रिसीव करेगा, फोटोसिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन कौन रिसीव करेगा, इस तरह के MCQs वो आपसे पूछते हैं। सेकंड पेज हमारे पास है नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट बेसिकली हमारे पास रेयर कंडीशन में हो जाता है, जब कंडीशन हमारे पास क्या होता है, रेयर होता है। जब फोटोसिस्टम 2 और फोटोसिस्टम यानी नॉन साइक्लिक में जब फोटोसिस्टम 2 ब्लैक हो जाता है तो फिर साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो जाता है। साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इसमें हमारे पास ओनली द फोटोसिस्टम 1 इज इन्वॉल्व, ओनली व्हाट, फोटोसिस्टम 1 इज इन्वॉल्व, ओनली फोटोसिस्टम 1 इज इन्वॉल्व। और ये किस तरह होता है, तो ये इस तरह होता है, हमारे पास फोटोसिस्टम 1 है, फोटोसिस्टम 1 और जब इस पर लाइट आ जाता है तो इससे इलेक्ट्रॉन FRS इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन फिर NADH जो है ये रिसीव नहीं करेगा, ये दोबारा इस साइकिल में आ जाएगा। FRS से बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम F और प्लास्टोसाइनिन के अंदर। Photosystem 1 is involved. F R and S pyridoxine reducing substance, इससे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा साइटोक्रोम बी में, साइटोक्रोम बी से इलेक्ट्रॉन आ जाएगा साइटोक्रोम F और साइटोक्रोम F से प्लास्टोसाइनिन के अंदर और प्लास्टोसाइनिन के अंदर दोबारा फोटोसिस्टम 1 तक ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और इसका प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट बनता है ATP, ओनली ATP इज प्रोड्यूस, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ NADPH इन द साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। फोटोसिस्टम 1 पर लाइट आ जाएगा और फोटोसिस्टम 1 से 2 इलेक्ट्रॉन किया होगा इजेक्ट होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा FRS से ही इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम बी तक आ जाएगा, साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम F, साइटोक्रोम F से प्लास्टोसाइनिन और फिर दोबारा फोटोसिस्टम 1 में ही इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। दिस ऑल अबाउट साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन किया होगा दोबारा साइकिल में रिपीट होगा और ये रेयर कंडीशन में होगा और इसका सिर्फ एक प्रोडक्ट और इसका नेम है ATP, ओनली ATP फॉर्मेशन अकर इन व्हाट, इन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन।
only ATP formation in cyclic electron ट्रांसपोर्ट, यानी साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में सिर्फ और सिर्फ एटीपी फॉर्मेशन हो जाता है एंड देयर इज नो NADP इज प्रोड्यूस्ड इन द साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। ये आपने MCQs के लिए याद करना है। ये जो प्रोडक्ट है लाइट रिएक्शन का, ये ग्रेना से स्ट्रूमा तक जाएगा फॉर डार्क रिएक्शन। ये भी आपने MCQs के लिए याद करना है कि द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन goes from what? From grana to stroma. From grana to what? To stroma of chloroplast, which is used in what? In dark reaction. इसमें ये किया होगा, ये बेसिकली डार्क रिएक्शन में हमारे पास यूज होगा प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन बेसिकली ग्रेना में होगा और डार्क रिएक्शन बेसिकली क्या होगा? स्ट्रूमा में होगा। लाइट रिएक्शन में 2 स्टेप्स, एक है नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट और दूसरा हमारे पास है साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। तो ये हमारे पास लाइट रिएक्शन था। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन हमारे पास किया है, तो इसको डिस्कस करते हैं कि डार्क रिएक्शन बेसिकली इसके लिए लाइट की ज़रूरत नहीं है। अगर लाइट है या लाइट नहीं है, दोनों कंडीशन में हमारे पास होगा डार्क रिएक्शन। There is no required light, no requirement of what? Of light. इसको हम कहते हैं केल्विन साइकिल। इसका अदर नेम क्या है? केल्विन साइकिल और केल्विन बेंसन साइकिल और व्हाट? केल्विन बेंसन साइकिल। ये 1950 में ये प्रोसेस, ये जो डार्क रिएक्शन है डिस्कवर हुआ था, ये स्टडी हुआ था। दैट्स व्हाई Kelvin Benson and his colleagues studied the dark reaction in 1950। ये भी आपने MCQs के लिए याद करना है। और ये रिएक्शन बेसिकली 3 स्टेप्स में किया हो जाता है। 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। फर्स्ट हमारे पास किया है, फर्स्ट हमारे पास है कार्बन फिक्सेशन। फर्स्ट कार्बन फिक्स होगा, कार्बन फिक्सेशन। सेकंड हमारे पास होगा कार्बन फिक्सेशन होगा। सेकंड हमारे पास क्या होगा? तो सेकंड हमारे पास होगा रिडक्शन होगा। और थर्ड स्टेप हमारे पास क्या है? तो थर्ड स्टेप हमारे पास है रीजेनरेशन ऑफ RUBP। रीजेनरेशन ऑफ व्हाट? ऑफ RUBP, राइबोलोज बाईपास प्लेट, इसका रीजेनरेशन होगा। और ये हमारे पास लास्ट स्टेप है डार्क रिएक्शन में। फर्स्ट ऑफ ऑल किया होगा कार्बन फिक्सेशन होगा। सेकंड हमारे पास होगा रिडक्शन ऑफ PGA टू PGAL और लास्ट में हमारे पास होगा रीजेनरेशन ऑफ RUBP। व्हाट इज RUBP? RUBP is basically a 5-carbon compound which is present in the stroma of the chloroplast, and dark reaction are basically occur in what? In the stroma of the chloroplast। स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं कि किस तरह ये रिएक्शन हो जाता है। फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है? कार्बन फिक्सेशन है, यानी कार्बन हमारे पास फिक्स होगा। किस चीज के साथ? तो इसको डिस्कस करते हैं। कार्बन व्हाट? कार्बन फिक्सेशन। कार्बन फिक्सेशन, कार्बन फिक्स विद RUBP। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास फिक्स होता है RUBP के साथ।
और इसके रिजल्ट में 6 कार्बन कंपाउंड बन जाता है विच इज मेनली व्हाट अनस्टेबल, तो ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन हो जाता है 5 कार्बन कंपाउंड के साथ। ये हमारे पास 5 कार्बन है और बेसिकली ये हमारे पास किन रीजन में मौजूद है और जो स्ट्रूमा में कार्बन के साथ ये कंबाइन हो जाता है और इसके रिजल्ट में एक 6 कार्बन कंपाउंड बन जाता है जो कि अनस्टेबल होता है। 6 कार्बन कंपाउंड इज बेसिकली व्हाट दीज आर अनस्टेबल एंड इट स्टेबलाइज टू 3 कार्बन कंपाउंड। इससे हमारे पास क्या बन जाता है, PGA बन जाता है। PGA is basically 2 compounds and 1 compound is 3 कार्बन, यानी 3 over 3 6 तो हमारे पास 2 PGA बन जाता है। और इस हमारे पास किस तरह होता है, जब कंबाइन हो जाता है इसमें हमारे पास एक प्रोटीन यूज होता है और इसको हम कहते हैं रोबेस्को। द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन हमारे पास क्या है, रोबेस्को, विच इज कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ फिक्स करेगा, ये बेसिकली रोबेस्को करेगा, विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट and the most basic abundant protein in nature is robesco. That's why PGA is the first compound of the photosynthesis. First compound, first product of photosynthesis. First what product of photosynthesis हमारे पास क्या है, PGA। और एक PGA में हमारे पास 3 कंपाउंड है और ये हमारे पास क्या है, 2 PGA, 3 कार्बन एंड 3 कार्बन 2 PGA। हमारे पास क्या है, कार्बन फिक्सेशन। बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो जाता है RuBP 5 कार्बन कंपाउंड के साथ और इसके रिजल्ट में एक 6 कार्बन कंपाउंड बन जाता है विच इज बेसिकली व्हाट अनस्टेबल। और जब ये पेयर चेंज होता है 2 PGA में एंड 1 PGA कंटेन 3 कार्बन। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप है वो है रिडक्शन ऑफ PGA। रिडक्शन ऑफ PGA। PGA बेसिकली हमारे पास PGAL तक इसका रिडक्शन होता है, PGAL। टू PGA चेंज इनटू व्हाट, PGAL, फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड और फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड। तो PGA हमारे पास इसका रिडक्शन हो जाता है PGAL तक और इस रिएक्शन में, इस स्टेप में हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन यूज होता है, लाइट रिएक्शन प्रोडक्ट। यानी लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है ये बेसिकली इस स्टेप में यूज होता है, रिडक्शन ऑफ PGA। जब PGA PGAL तक रिड्यूस हो जाता है तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है, लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है ATP और NADPH2, ATP एंड व्हाट, NADPH2, ये दोनों हमारे पास क्या हो जाता है, इस स्टेप में बेसिकली यूज होता है। तो ये भी आपने MCQs के लिए याद करना है कि प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन कैन बी यूज्ड इन द डायरेक्ट रिएक्शन इन विच स्टेप, योर आंसर इज सेकंड स्टेप विच इज रिडक्शन ऑफ PGA टू PGAL। ये PGA PGAL तक इसका रिडक्शन होता है तो इस स्टेप में हमारे पास लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है ATP और NADPH2 ये यूज होता है। तो ये आपने MCQs के लिए करना है, याद करना है। फर्स्ट स्टेप हमारे पास कार्बन फिक्सेशन होता है, सेकंड हमारे पास रिडक्शन ऑफ PGA टू PGAL होता है। लास्ट स्टेप हमारे पास किया है रीजनरेशन ऑफ RuBP, यानी ये राइबोलोज बाईफास्फेट फिर क्या होगा, रीजनरेट होगा कि ये साइकिल दोबारा रिपीट करे, रीजनरेशन ऑफ व्हाट, RuBP। रीजनरेशन ऑफ व्हाट, RuBP। RuBP हमारे पास क्या होगा, ये बेसिकली रीजनरेट होगा दोबारा। PGAL में बेसिकली 6 PGAL बन जाता है, 6 PGAL, 6 व्हाट, PGAL। और 6 PGAL में ओनली 1 हमारे पास क्या हो जाता है, ओनली 1 PGAL, only 1 PGAL is used in what, in glucose formation, in glucose formation।
ग्लूकोज फॉर्मेशन में बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एक PgAl यूज होता है, और ये जो 5-PgAl है, 5-PgAl, ये जब कंबाइन हो जाता है तो बेसिकली हमारे पास क्या बन जाता है, 3-RUBP बन जाता है, 3-RUBP, और एक RUBP 5 कार्बन है, और एक PgAl कितना है, एक PgAl हमारे पास 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन एक PgAl, और ये टोटल 5 है, तो 3 5 15, यानी 3-RUBP, और एक RUBP में बेसिकली 15 कार्बन है, एक RUBP में 5 कार्बन है और 3 में 15 है, तो 3 5 15। बेसिकली हमारे पास एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है केमिस्ट्री के हवाले से, कि 6-PgAl में 1-PgAl ग्लूकोज फॉर्मेशन में यूज होता है, और 5-PgAl बेसिकली RUBP के फॉर्मेशन में यूज होता है, और 3-RUBP बेसिकली यूज होता है कार्बन फिक्सेशन में, और 3-RUBP बेसिकली इस रिएक्शन में क्या हो जाता है, ये बन जाता है। तो ये हमारे पास रीजनरेशन ऑफ RUBP इस स्टेप में हो जाता है। लेकिन आपने इस एक MCQ उसको याद करना है, और वो ये है कि रीजनरेशन ऑफ RUBP में सिर्फ और सिर्फ only the 1-PgAl, only 1-PgAl can be used in what? Only 1-PgAl can be used in the glucose formation. For glucose formation, how many times the dark reaction can be occur? This is MCQ. Basic MCQ in the dark reaction is that how many times for the glucose formation 2 dark reaction can be occur. यानी एक ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए हमारे पास कितनी बार डार्क रिएक्शन होगा, 2 डार्क रिएक्शन फॉर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, फॉर 1 ग्लूकोज व्हाट मॉलिक्यूल। तो ये अपने MCQs के लिए याद करना है कि फॉर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल हाउ मेनी टाइम द डार्क रिएक्शन कैन बी अकर। Your answer is there is 2 dark reaction occur for 1 glucose molecule. एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए डार्क रिएक्शन और 2 स्टेप में होगा, यानी एक डार्क रिएक्शन में 1-PgAl और 2 डार्क रिएक्शन में बेसिकली 2-PgAl। तो ये हमारे पास इसमें एक MCQ ये है कि for glucose formation how many time the dark reaction can be occur। Your answer is 2 बार, यानी 2 बार डार्क रिएक्शन होगा एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में। तो ये हमारे पास रिडक्शन एंड रीजनरेशन ऑफ RUBP था। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर हम अपने लेक्चर को थोड़ा सा रिकैप करें कि हमने किन किन चीज़ों पर डिस्कशन किया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बायो एनालिटिक्स को डिस्कस किया कि हमारे पास क्या चीज़ है, फिर हमने फोटोसिंथेसिस को डिस्कस किया, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को डिस्कस किया, फोटोसिंथेसिस को डिस्कस किया, फिर हमने लाइट रिएक्शन को डिस्कस किया, इसमें हमने नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट और साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को डिस्कस किया, और फिर हमने डिस्कस किया डार्क रिएक्शन में बेसिकली हमने कार्बन फिक्सेशन को डिस्कस किया, और इसके अलावा रिडक्शन को डिस्कस किया, और लास्ट में हमने रीजनरेशन ऑफ RUBP को डिस्कस किया। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपका कोई कन्फ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है या कोई प्रॉब्लम है इस लेक्चर के हवाले से, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।